कर्तृवाच्य देखिए, कर्तृवाच्य क्या होता है, कर्तृवाच्य किसे कहते हैं। कर्तृवाच्य में बात आती है कि जब वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का सीधा और प्रधान प्रभाव कर्ता पर पड़ता है। सीधा और प्रधान प्रभाव किस पर पड़ता है, कर्ता पर पड़ता है। कर्ता पर पड़ता है अथवा क्रिया के लिंग वचन कर्ता के अनुसार होते हैं। उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। यानी वाक्य में जो क्रिया का प्रयोग है, वाक्य में जो क्रिया प्रयुक्त हुई है, यदि वह क्रिया पूरी तरह कर्ता पर निर्भर है या क्रिया का सीधा प्रभाव कर्ता पर पड़ रहा है, अथवा हम कहें कि क्रिया के जो लिंग वचन हैं, क्या क्रिया के लिंग वचन कर्ता के अनुसार है। किसके अनुसार है, कर्ता के अनुसार। तो वह वाक्य कैसा होगा, कर्तृवाच्य। कैसा होगा, कर्तृवाच्य वाक्य होगा। जैसे देखिए रवीना स्कूटर चलाती है। देखिए स्कूटर पुल्लिंग हो गया, यह क्रिया कैसी है, स्त्रीलिंग, और कर्ता कैसा है, स्त्रीलिंग। हो गए, ये एक वचन और ये भी एक वचन, जबकि ये क्या है, पुल्लिंग है। ये क्या है, पुल्लिंग। तो क्रिया का सीधा प्रभाव कहाँ है, कर्ता पर। क्रिया का सीधा प्रभाव कहाँ है, कर्ता पर। इसलिए वाक्य कैसा हुआ, ये कर्तृवाच्य। अब देखिए दूसरा उदाहरण इसका, वह मेरी पुस्तक ले गया। वह मेरी पुस्तक ले गया। वह मेरी पुस्तक ले गया है। अब यहाँ देखिए क्रिया क्या है, पुल्लिंग में है, कर्ता भी पुल्लिंग में हो गया। क्रिया एक वचन, कर्ता भी एक वचन। जबकि ये जो कर्म है ये कैसा है, स्त्रीलिंग। तो क्रिया का सीधा प्रभाव कहाँ हुआ, कर्ता पर। कर्ता पर क्रिया का प्रभाव होने के कारण या कर्ता के लिंग वचन क्रिया के अनुसार होने के कारण वाक्य कैसा हुआ, ये कर्तृवाच्य। एक और उदाहरण देखिए, रमजान खीर बनाता है। क्या बनाता है, खीर बनाता है साहब। ये देखिए कर्ता क्या है, पुल्लिंग हो गया, क्रिया भी क्या हो गई, पुल्लिंग, और जबकि हमारा कर्म कैसा है, स्त्रीलिंग है। तो क्रिया पुल्लिंग एक वचन, कर्ता पुल्लिंग एक वचन होने के कारण, अथवा हम कहें कि क्रिया का सीधा और प्रधान प्रभाव कर्ता पर पड़ रहा है, इसलिए वाक्य कैसा हो गया, कर्तृवाच्य। ठीक है, आगे कर्तृवाच्य अपना हो गया है। तो अब दूसरा जो आता है
क्रिया का वाच्य दूसरा वह है कौन सा? कर्मवाच्य। कौन सा है? कर्मवाच्य। प्रक्रिया वही है, परिभाषा में थोड़ा सा शब्दों का ही परिवर्तन है, बाकी परिभाषा वही है। जो हमने कर्तृवाच्य की लिखी वही इसकी लिखी जाएगी, बस शब्दों का थोड़ा सा फेरबदल होगा और कुछ नहीं है। देखिए, जब वाक्य में प्रयुक्त क्रिया, जब वाक्य में प्रयुक्त क्रिया, प्रयुक्त क्रिया का सीधा और प्रधान प्रभाव, सीधा और प्रधान प्रभाव सीधा और प्रधान प्रभाव कर्ता की अपेक्षा, कर्ता की अपेक्षा यानी कर्ता को छोड़कर, कर्ता की अपेक्षा किस पर पड़ता है? कर्म पर पड़ता है। किस पर? कर्म पर पड़ता है। अथवा कर्म पर पड़ता है अथवा क्रिया के लिंग वचन, क्रिया के लिंग वचन अथवा क्रिया के लिंग वचन किसके अनुसार होंगे? क्रिया के लिंग वचन किसके अनुसार होंगे? कर्म के अनुसार। क्रिया के लिंग वचन कर्म के अनुसार हैं। कर्म के अनुसार हैं, उसे कर्मवाच्य कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? कर्मवाच्य कहते हैं। अब देखिए, परिभाषा में सारे शब्द वही हैं, केवल कुछ एक शब्दों का फेरबदल है। जैसे सीधा और प्रधान प्रभाव कर्ता की अपेक्षा कर्म पर पड़ता है, और वहाँ किस पर पड़ रहा था? कर्ता पर पड़ रहा था। यहाँ किस पर पड़ रहा है? कर्म पर। यहाँ क्रिया के लिंग वचन कर्म के अनुसार हैं और उसमें कर्ता के अनुसार होते हैं, तो उसे अब यहाँ कर्म के अनुसार है तो ये कर्मवाच्य हो गया, कर्ता के अनुसार होंगे तो कर्तृवाच्य हो जाएगा। जैसे देखिए, सीता ने भोजन पकाया, भोजन पकाया है। अब देखिए, यहाँ पर क्रिया और कर्म और कर्ता, तो आप इसको वाक्य को पढ़ोगे और थोड़ा सा वाक्य की गहराई में जाओगे तो स्वतः पता चल जाएगा कि क्रिया का जो सीधा प्रभाव है वो किस पर पड़ रहा है? कर्म पर पड़ रहा है। या हम दूसरे सरल तरीके से देखें तो क्रिया हमारी क्या है? पुल्लिंग में है, क्रिया पुल्लिंग में है, और कर्म ये भी किस में है? पुल्लिंग में। ये पुल्लिंग में है, दोनों एक वचन है, ये भी एक वचन है। तो जो क्रिया के लिंग वचन कर्म के अनुसार है तो वाक्य कैसा हो जाएगा? कर्मवाच्य हो जाएगा। दूसरा उदाहरण देखें हम, रघुराज ने गीता पढ़ी है, रघुराज ने गीता पढ़ी है। रघुराज ने क्या पढ़ी है? गीता पढ़ी है। अब ये देखिए, क्रिया स्त्रीलिंग एक वचन, कर्म स्त्रीलिंग एक वचन, जबकि कर्ता क्या है? पुल्लिंग एक वचन। क्रिया उसी स्थिति में कर्म है, लेकिन कर्ता उस स्थिति से अलग है। या हम कह सकते हैं कि क्रिया का प्रधान और सीधा प्रभाव कर्म पर पड़ रहा है, तो ये वाक्य कैसा हो गया? कर्मवाच्य हो गया। अगला उदाहरण हम लेंगे, ऋतुराज ने
ऋतुराज ने कई कविताएं लिखी हैं। कई कविताएं लिखी हैं। तो ये कैसा हो गया? ये भी कर्मवाच्य हो गया। एक चीज़ मैं और आपको बता दूं, विशेषतः कर्मवाच्य में क्रिया भूतकाल में होती है। अधिकतर कर्मवाच्य में क्रिया किस में होती है? भूतकाल में होती है। बहुत ही कम अवसर ऐसे होते हैं जब क्रिया का रूप कर्मवाच्य की स्थिति में वर्तमान काल में होता है। ठीक है, ये आपका कर्मवाच्य हो गया, कर्तृवाच्य हो गया। अब तीसरा आता है आपका भाववाच्य। भाववाच्य में क्या है? कर्तृवाच्य में क्रिया कर्ता के अनुसार थी, कर्मवाच्य में क्रिया कर्म के अनुसार। अब यहाँ पर क्रिया किसके अनुसार है वो देखिए। क्रिया का क्या आधार बनता है कि जब वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का सीधा और प्रधान प्रभाव, सीधा और प्रधान प्रभाव, सीधा और प्रधान प्रभाव कर्ता व कर्म की अपेक्षा, अभी मैंने आपको बताया था यहाँ पर कि कर्ता की अपेक्षा यानी कर्ता को छोड़कर, या कर्ता व कर्म की अपेक्षा यानी कर्ता और कर्म को छोड़कर किसी अन्य भाव अभाव या असमर्थता के भाव, असमर्थता के भाव को व्यक्त करता है, असमर्थता के भाव को व्यक्त करता है। उसे भाववाच्य कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? भाववाच्य। यानी यहाँ पर क्या है कि क्रिया का प्रभाव कर्ता कर्म को छोड़कर वाक्य में छिपे हुए किसी भाव को या वाक्य किसी असमर्थता को व्यक्त कर रहा है, किसी अभाव को व्यक्त कर रहा है अथवा किसी कमी को व्यक्त कर रहा है, उसको व्यक्त करता है। वही है आपका क्या? भाववाच्य। जैसे देखिए, जैसे उससे खेला नहीं जाता, उससे खेला नहीं जाता। दूसरा वाक्य देखिए, हमसे खाया नहीं जा सकता, हमसे खाया नहीं जा सकता। और अगला वाक्य देखिए, मेरे द्वारा खेला जाता है, मेरे द्वारा खेला जाता है। ये आपके वाच्य का जो टॉपिक है वो समाप्त हुआ, वाच्य का जो टॉपिक है वो समाप्त हुआ। इसमें आपने देखा क्रिया की वाच्य की परिभाषा, वाच्य के भेद, उनकी परिभाषा, उदाहरण